हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विदामा के इस परिवार में। मैं आपका मेंटोर अर्जुन। कैसे हो आप सभी? हो अच्छे हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास को कवर करते हैं। आज हमारी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की सेकंड क्लास है, इसमें कवर हो जाएगा प्रेसिडेंट। जितने भी उसके एमसीक्यू में लगभग 100 प्लस थे, तो 2 क्लासेस तो लगनी ही थी। एक में हम लगभग 50 प्लस कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज हम नेक्स्ट जो जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड उनको हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपका जीएस घटना चक्र का 90 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है, जो स्पेशली फोकस है आरओ और यूपीपीएससीएस एग्जाम के लिए। तो पॉलिटी क्लास होती है 7:15 बजे और सुबह आपकी होती चल रही है आजकल महेश्वर करा रहे हैं जिसको, वो है आपकी साइंस की क्लासेस। तो उसको देखें और इसको भी ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करें, फटाफट पहुँचते हैं क्लासेस पर। चलिए देखिए 34वां क्वेश्चन, 52 हम कंप्लीट कर चुके थे। फटाफट करिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, हमने क्या पढ़ा था? अगर भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। अब बाई चांस ये भी मान लो कि उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन संभालेगा? तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद 54 में कह रहा है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो फिर वही क्वेश्चन है, कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये फिर वही क्वेश्चन है कि यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद ही एक समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद स्थायी नहीं अस्थायी तौर पर कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, अस्थायी तौर पर। स्थायी तौर के लिए क्या होगा? चुनाव कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे बच्चों? चुनाव कराए जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। कथन और कारण का क्वेश्चन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये ठीक है या गलत है बताइए? जब राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा हो, जब वो अपने पद पर आसीन हो, उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसा है क्या? कारण क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का पद कभी भी संविधान से ऊपर हो ही नहीं सकता। संविधान से ऊपर तो कोई है ही नहीं। इसमें आंसर भी नहीं दिया कमीशन ने, देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे। रिकॉल करिए पहली क्लास को। परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361 कहता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। 361(2) कहता है, अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनके खिलाफ उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। परंतु 361(64) के कहता है कि उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई कृत्य किया है तो 2 माह का नोटिस देने के बाद उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ओके, प्रश्नगण कथन सही नहीं है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, इसलिए भी कारण भी गलत हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? क्या कह रहा है? ऐसा एक कौन सा संशोधन है जिसमें राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो यह है 44वां संविधान संशोधन। कौन सा है सर? 44वां। कैसे? 44वां संविधान संशोधन होता है संविधान में, और वो कब होता है? 1978 में। अनुच्छेद 74 में एक परंतु जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया है? ये राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद को दोबारा विचार करने के लिए भेज सकता है। ये कहता है 44वां संविधान संशोधन। 58वां क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? बताइए। भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर। ऐसा है क्या? नहीं सर। लोकसभा की अनुशंसा पर? ऐसा भी नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर? ये बिल्कुल ठीक है। जो आपकी मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल है ना, उसकी अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है और उसकी अनुशंसा पर ही क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है, न कि राज्यसभा की अनुशंसा पर। कौन से अनुच्छेद में दिया है ये? अनुच्छेद 85
85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसी केंद्रीय शक्ति की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री, मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी है कि उसको वो भंग करेगा ही करेगा, नहीं। इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। याद रखिएगा, बस इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा, इसमें बस आपको आर्टिकल याद रखना है। और ये थोड़े से 2 पॉइंट है जो मैं बता चुका हूँ कि किसके अनुशंसा पर करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर, ओके। 59 देखिए क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत किसकी अनुशंसा पर, बताइए किसकी अनुशंसा पर? अभी हमने पढ़ा था, तो किसकी? मंत्रिपरिषद। किसकी? मंत्रिपरिषद। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत मतलब बुलाई जाती है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। और बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। देखिए बच्चों, इसमें दे भी रखा होगा। कैसे? देखिए, इसको याद रखिए। जॉइंट कमीशन कौन से अनुच्छेद में आती है? 108 में। किसमें? 108 में, कई बार पूछा है। 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के, अगर दोनों जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, अगर उसमें कोई मतभेद होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, गतिरोध होता है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं सर? लोकसभा अध्यक्ष। और कौन से आर्टिकल में? 118 में। 118 में। 61 देखिए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलिए फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108, क्या है 108 में, के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय। क्या है? राष्ट्रपति का आशय। ना कि विवेक है, ना कि निर्देश है, ना सहमति है, आशय है। कैसे? इंटेंशन। आशय बोलते हैं इंटेंशन को। अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। तो इसको आपको रटना पड़ेगा। ये केवल इंटेंशन है। क्या है? इंटेंशन। ना कि राष्ट्रपति का विवेक है, न राष्ट्रपति इसके लिए निर्देश देगा, न राष्ट्रपति इसके लिए सहमति है। ये राष्ट्रपति का आशय है, राष्ट्रपति का इंटेंशन है कि वो बुलाएगा ही बुलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। क्या ऐसा है? क्या राष्ट्रपति दोनों सदनों में भाग लेता है चर्चा में? ऐसा तो सर हमने कहीं पढ़ा है। बिल्कुल। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल ठीक है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, और हमको गलत बताना है। गलत क्या है? वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता। वह संसद का एक संगठक भी होता है। तो ए ठीक है, सी ठीक है और डी ठीक है, बल्कि बी ठीक नहीं है। कैसे? देख लेते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। बिल्कुल ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिलाकर संसद बनती है। अनुच्छेद 86 के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। 86 दे रखा है, ना कि 108। 108 पर मत चले जाना, वो जॉइंट सिटिंग की बात कर रहा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तीनों आर्टिकल याद रखने। कौन कौन से? 79 इसमें क्या है? भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। 86 में क्या है? संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। चलिए देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कथन ए, ऐसा है क्या? बिल्कुल ठीक है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अनुच्छेद 79 देख चुके हैं कि भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट भी होते हैं संसद में। एक तो प्रेसिडेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और तब बनती है तीनों को मिलाकर आपकी
संसद यानी कि पार्लियामेंट। ओके जी सर। 79 बिल्कुल ठीक है। साथ ही अनुच्छेद 111 कहता है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून रूप लेता है। तो 111 में क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। 66 क्या कह रहा है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, बताइए। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कब अधिनियम बनता है, जब बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो बी इसका आंसर ठीक है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, बिल्कुल ठीक है। और ये दे रखा है अनुच्छेद 111 में, राष्ट्रपति की सहमति किस में, आर्टिकल 111 में। तो राष्ट्रपति संबंधित आप 10-5 आर्टिकल हैं, इनको याद रखिएगा। कौन कौन से, 111 तो हमने पढ़ा है, जैसे कि 111 हो गया, 123 हो गया, 108 हो गया, उसके बाद 79 हो गया, उसके बाद और भी हमने क्या पढ़ा इसमें, तो 4 तो ये हैं, और 52 था वो पढ़ा था हमने जो राष्ट्रपति संबंधी था, 53 भी हमने पढ़ा है इसमें। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा है, 86 पढ़ा है संयुक्त बैठक वाला। तो इनको कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको याद रखिएगा बस हल्के फुल्के। ये देखिए 67, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। किसी एकमात्र मामले में, एकमात्र, हेलो कौन सा मामला, एकमात्र मामले अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, वह क्या था, तो वह था भारत का डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में एकमात्र मामला था जिसमें अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। किसने किया था, 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी वीटो लगाई थी, आत्यांतिक वीटो। कौन सी, आत्यांतिक वीटो, मतलब सहमति रोक लेना, सहमति रोक लेना है। देखो बच्चों अटेंशन देना है, देखिए मेरी तरफ। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो, स्पष्ट सहमति रोक लेना का प्रयोग किया, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया था। तो अभी हमको क्या याद रखना है, इसमें राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, कौन से, ज्ञानी जैल सिंह, और ईयर कौन सा था, 1986। ठीक है, याद रखोगे। चलिए ये कह रहा है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था, फिर वही क्वेश्चन है, जिसमें जेबी निषेधाधिकार यानी कि पॉकेट वीटो यूज की थी, जिसने पॉकेट वीटो। तो कौन सा राष्ट्रपति था, और देखो क्वेश्चन वही पूछ लिया, राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया, तो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार बोलते हैं इसको। तो 1986 में किसने, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ओके, याद रहेगा। और पॉकेट वीटो है क्या, इसका मतलब है वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, इसको अपनी जेब में डाल लेता है और इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि इस पर कोई भी निर्णय नहीं देता है। 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, बताइए। कौन से बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, यानी कि वीटो पावर कौन से बिल उसमें दे रखे हैं, ये बताइए मुझे। 111 में, याद रखिएगा, आर्टिकल 111 डिफाइन करता है वीटो पावर्स को, किसकी, प्रेसिडेंट की वीटो पावर। तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति को रोक लेगा, अथवा विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। तो सीधी सी बात है, 111 में क्या दे रखा है, अपनी सहमति को रोकेगा या सहमति देगा, या बोल सकते हैं वीटो का प्रयोग करेगा। ये देखिए 70, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, मान लीजिए एक बिल है वो लोकसभा में पारित हो गया और वो फिर राज्यसभा में भी पारित हो गया, ठीक है, हो गया, तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो कौन रोक सकता है अनुमति, सर कौन रोक सकता है, इतनी देर से पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, हम किसको पढ़ रहे हैं, हम प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं ना, तो सर प्रेसिडेंट ही रोक सकता है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है पार्लियामेंट, और संसद बिल पारित करती है, और लोकसभा राज्यसभा से निकला हुआ बिल प्रेसिडेंट की सहमति के लिए जरूर ही जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 71, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। संविधान में राष्ट्रपति को विवेक की शक्तियां नहीं दी गई हैं, जबकि गवर्नर को दी गई हैं। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं, परिस्थितिजन्य है,
यानी कि अगर कोई परिस्थिति बनती है तो उस समय विवेक का अपने उपयोग कर सकते हैं प्रेसिडेंट। जी सर, तो यही पूछा है इसने। कौन सी स्वयं विवेकी शक्तियां हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस लेना, ऐसा है क्या? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस लेना, उसके बाद विधेयक को रोक कर रखना, उसके बाद क्षमा प्रदान करना। क्षमा प्रदान करना कोई स्वयं विवेकी शक्ति नहीं है, और जिसमें 4 है उसको तो आप हटा ही दीजिए। तो 4 तो इसमें भी है, ये ख़त्म, और 4 आपका इसमें है, ये ख़त्म। 2 ऑप्शन आपके ख़त्म होते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करने की शक्ति, जॉइंट कमीशन की शक्ति क्या स्वयं विवेकी शक्ति है? सर हमने तो नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं है, और जिसमें 5 है उसको ख़त्म करिए, ये ख़त्म। तो अभी हमारे पास सी और ई बचे हैं, देख लेते हैं। संसद को संदेश भेजना, ये बिल्कुल ठीक है। क्या है? संसद को संदेश भेजना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक तो हो जाएगा संसद को संदेश भेजना, एक हो जाएगा विधेयक को रोक कर रखना, और एक हो जाएगा विधेयक को आपत्तियों सहित वापस लेना। अब देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक, धन विधेयक को छोड़ दीजिए अब यहाँ पर, को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो एक बार मैं फिर इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। अभी आप इसे यहीं पर छोड़ेंगे, आगे करेंगे इसको, ठीक है। इसको क्वेश्चन को आप मार्क लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे हम। 72वां देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद को से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ऐसा कौन सा विषय है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा नहीं? क्या है? विवेक वाली शक्तियां होंगी। कौन सी होंगी? विवेक वाली शक्तियां होंगी, या विधेयकों पर स्वीकृति वाली शक्तियां होंगी, जिस पर मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो विधेयकों पर स्वीकृति देने के मामले में मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। जबकि राजदूतों की नियुक्ति करना हो तो यहाँ पर रखेंगे, सलाह लेंगे। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयक पर स्वीकृति लेनी हो तो यहाँ पर भी होगा। लोकसभा भंग करनी हो, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देनी हो, यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह लेंगे। लेकिन विधेयकों पर स्वीकृति देनी हो तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं है। जी सर। देखिए 73 क्या कह रहा है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? बताइए। तो अध्यादेश जारी करना संविधान में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। संसद सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, ये नहीं है, जबकि अध्यादेश जारी करना विधायी शक्ति है। कैसे? राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों के स्थगन का अधिकार क्रम से सभापति और डिप्टी स्पीकर को है। ध्यान रखना, ये तो होगा ही नहीं। संसद की बैठक स्थगित करने की शक्ति है स्पीकर को, लोकसभा हो या राज्यसभा का स्पीकर, ठीक है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है या अनुमति विधारित करता है। विधेयकों को पुनर्विचारार्थ सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के दोनों सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करना, विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। कि कौन सी प्रकृति का? विधायी प्रकृति का। उसके बाद विधायी प्रकृति के अनेकानेक कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अध्यादेश का मतलब क्या है? एक लॉ निकालना, एक कानून बनाना, जब संसद सत्र में ना हो। ठीक है, वही है इसका। इस प्रकार विकल्प डी, ए, बी की अपेक्षा बेहतर उत्तर है। तो यहाँ पर आयोग ने जो माना है ना, वो अध्यादेश जारी करना माना है, आर्टिकल 123 वाला। लेकिन ये सभी विधायी शक्तियाँ ही हैं,
विधायी ही शक्तियाँ हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो माना ये माना है। हमको इतना टेंशन नहीं लेना बहुत ज़्यादा। अगर क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में होना चाहिए, बस ये लगा के आना है अध्यादेश जारी करना, ठीक है। 74 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों से ही संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। भाई नियुक्ति करना थोड़ी एक स्वविवेकी शक्ति थोड़ी है, नियुक्ति करना नहीं, नियुक्ति करना स्वविवेकी शक्ति नहीं है सर। तो 3, 6, 7 और 8 कौन कौन से हैं सर? कौन कौन से हैं? 3, 6, 7 और 8। इसके ये आंसर है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना क्या स्वविवेकी शक्ति है? ऐसा तो नहीं हो सकता। संसद का अधिवेशन बनाना कोई स्वविवेकी शक्ति नहीं है। जबकि किसी विधेयक को आपत्तियों से ही संसद के पास वापस भेजना ये है। विधेयक को रोक कर रखना ये भी है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना ये भी है। किसी परमार्थ पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु कहना ये भी है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं ना डिटेल करूंगा, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे, आप इसको मार्क करिएगा क्योंकि स्वविवेकी शक्तियाँ ही हैं उसके पास, तो थोड़ा डाउट है मुझे भी। इसको थोड़ा आप मार्क करिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने पीछे भी छुड़वाया यही वाला, और अभी भी इसको मार्क करना है। क्वेश्चन आएगा तो इसको फिर आगे करेंगे हम, इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा ये, ठीक है। देखिए, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा। हेलो, इधर देखिए, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 की बात कह रहा है, चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो ये था 123। सीधी सी बात है, अध्यादेश का मतलब क्या है? आर्टिकल 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? 123, आर्टिकल 123 याद रखिएगा। उसके बाद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद फिर वही अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। जी सर, आगे चलिए फटाफट फिर। 78 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? आप मुझे बताओगे, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश है, अगर संसद का सत्र शुरू हो गया है तो उसको कितने दिन शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो याद रखिएगा 6 सप्ताह। 6 सप्ताह अगर अनुमोदन नहीं किया है, और अनुमोदन किया है तो 6 महीने, याद रखिएगा। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना ही चाहिए, वरना वो फिनिश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताइए। वित्त आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आर्टिकल 280, इसे भी याद करिएगा, एक और जोड़ लीजिए आर्टिकल 280 को अपने उसमें राष्ट्रपति वाले नोट्स में। क्या कह रहा है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है, वो राष्ट्रपति की मर्जी तक ही काम करेंगे। योजना आयोग, जिसको आप नीति आयोग कहते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति पीएम, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? बताइए। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की करता है, राज्यपाल की करता है। तो उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कैसे कैसे? आर्टिकल क्षेत्र याद रखिएगा, इसमें है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 148 में क्या है? कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद 155 में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? नहीं करता, बताइए किसकी नहीं करता? प्रधानमंत्री की करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करते हैं, राज्यपाल की करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं करते। किसकी? उपराष्ट्रपति की नहीं करते।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं, कहाँ से होता है, संसद के निर्वाचक गणों से। 82वां क्या कह रहा है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में, असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। मान लिया कोई परिस्थिति असाधारण परिस्थिति हो गई है तो राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। आर्टिकल 160, आर्टिकल 160 हाईलाइट कर लीजिएगा, कई बार आ सकता है क्योंकि यूपीपीसीएस में आया है, आरओ में भी आ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति आकस्मिक, मान लिया अचानक कोई घटना हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के जो काम हैं उनके निर्वहन हेतु उपबंध कौन करेगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, कौन से अधिकार नहीं देता राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री नियुक्त करने का, ऐसा नहीं है, ऐसा तो दे रखा है। उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त करने का, ये ठीक है, इस वाले अधिकार को नहीं देता। कैसे नहीं देता ये हम देखेंगे। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का ये देता है। देश के किसी भाग में आपातकाल लगाने का ये भी देता है, लेकिन क्या नहीं देता, राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का नहीं देता। कैसे, 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। किसको है, राज्यों के राज्यपाल को, गवर्नर्स को, याद रखिए किसको, राज्यपाल को। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा है, 143। कौन सा है, 143। देखो ये थोड़े से आप इनको याद करने ही पड़ेंगे आपको, और कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प अगर हम ढूंढने लगते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बहुत ज़्यादा ट्रिकधारी नहीं बनना है, मैं फिर कह रहा हूँ, जितना ट्रिकधारी बनोगे फेल हो जाओगे, ट्रक चलाने लग जाओगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति आर्टिकल 143 देता है। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, नहीं है, कौन सा सही नहीं है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, क्या ऐसा है, गलत, कोई बाध्यकारी बात नहीं है ये, जबकि बाध्यकारी शक्ति नहीं है, तो इसलिए क्यों करना चाहिए भाई, हमें तो नहीं करना चाहिए, हमारी मर्जी है, यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी, तो यही इसका गलत हो जाएगा और इसने यही पूछा है। चलिए, कैसे, 143 कहता है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति तो है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा राष्ट्रपति उसे मान लेगा, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, इनमें से कौन से शब्द ऐसे हैं जिसमें से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अध्यादेश जारी करना, बिल्कुल ठीक है, ये तो है भाई। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, ये भी है, 143 में हमने पढ़ा है, और अध्यादेश जारी करना 123 हमने पढ़ा है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ऐसा राष्ट्रपति को थोड़ी है, बिल्कुल नहीं सर, राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है ये। क्षमादान करना, ये तो है, कैसे नहीं है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 में है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, 123 में अध्यादेश निर्मित करने की शक्ति और 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शब्द सह शक्ति के रूप में उल्लेखित है। कौन सी शक्ति, शब्द सह शक्ति। और जबकि ये वाली संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है। ये तो अधिकार है, उस कौन सा, संसद को दोनों सदनों को संदेश भेजना, और ये शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये शक्ति नहीं है, ये अधिकार है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन भूलना नहीं, आरएएस में पूछा है, कभी भी पूछ सकता है, मार्क करिएगा 86। चलिए, राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, ऐसा तो है, कर सकता है क्षमादान। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, इसको मार्क करिएगा। आपातकाल घोषणा करे, कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है क्या, ऐसा अधिकार है, देख लेते हैं भाई। 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार
या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा जो उसमें उपस्थित हैं और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। याद रखिएगा, ऐसे ही नहीं हटा सकता, बहुत बड़ी प्रक्रिया है संसद में। कैसे कैसे? बहुमत चाहिए और जो वहाँ पर उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं, कम से कम उनका 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाकर ये प्रक्रिया चलती है। जबकि इसने क्या बोला था सीधे सीधे, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। यह किसको प्राप्त है? पार्लियामेंट को। किसको? संसद को। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? एक बताइए। एक न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति? न्यायिक शक्ति तो है भाई, क्षमा करना एक न्याय तो है, जस्टिस करना ही तो है। बिल्कुल ठीक है सर। और विधायी शक्ति हमने कौन सी पढ़ी थी? अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। कैसी न्यायिक शक्ति? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में जैसे कि निलंबन करना, परिहार करना, काट कर छोटा करना, तो ये सब जो शक्ति हैं किसको हैं? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान वाली शक्तियाँ। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? एक तो क्षमा है, निरंतरता नहीं है, रोक नहीं है, निरंतरता और रोक नहीं है। बाकी कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं? क्षमा करना, परिहार करना, प्रविलंबन है, लघुकरण है, विराम है। कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ई में 6 और 7 नहीं है। बाकी कौन सी सारी शक्तियाँ हैं? 6 और 7 नहीं है, यानी कि रोकना और निरंतरता ये नहीं है। बाकी 5 शक्तियाँ क्षमा, परिहार, प्रविलंबन, लघुकरण और विराम। चलिए, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया कोई व्यक्ति है तो उसको क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, विराम लगा सकता है, परिहार कर सकता है, दंडादेश को निलंबित कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। ये तो है, बल्कि क्या नहीं है? रोक नहीं सकता और आपका नियंत्रण नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? कौन कौन से हैं बताइए? कौन कौन से बताइए? संवैधानिक और नाम मात्र, ये तो है। संवैधानिक भी है, आर्टिकल 52 भाई, संवैधानिक आर्टिकल 52। नाम मात्र भी है, वास्तविक नहीं है। तो चौथा तो है, और जिसमें चौथा नहीं है वो हो नहीं सकता। तो एक तो ये नहीं हो सकता, एक ये नहीं हो सकता, या तो ये है या ये है। उसके बाद राजनीतिक, ये नहीं है। उसके बाद औपचारिक और विधिक, ऐसा है क्या? बिल्कुल, औपचारिक और विधिक। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 और 4। वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये हमें पता है, नाम मात्र का है, वास्तविक नहीं है। चलिए, संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र हैं। कौन कौन से? औपचारिक एवं विधिक है, संवैधानिक और नाम मात्र हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है। 92, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये तो है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये नहीं है। भाई जो फाइनेंस बिल है ना आपका, जो मनी बिल है, हम मनी बिल बोलेंगे यहाँ पर, जो आपका मनी बिल है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता प्रेसिडेंट। या तो उसको रोक कर रख सकता है या अपनी स्वीकृति दे सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। बाकी सब इसको पावर है। ठीक है, देख लीजिए कैसे। अनुच्छेद 110 कहता है कि किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल, जो मनी बिल हो सकता है, धन विधेयक हो सकता है, को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार के। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल जो अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत या पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। कुछ ही हैं जिसको नहीं लौटा सकता, लेकिन 117 सेकंड जो है उनको लौटा सकता है। तो अभी छोटा सा एक चीज़ याद रखिएगा, 110 में और 117 में। ठीक है, चलिए 3 में, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूची घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है अभिभाषण? बताइए। तो ये तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ही इसका अभिभाषण तय करता है। तो बताइए हुआ ना हुआ? हुआ ना हुआ कठपुतली राष्ट्रपति? जी सर हुए। देखिए
भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया बिहार वालों ने। देखो बिहार से ही होंगे, बिहार वालों ने पूछा है, क्योंकि ये बड़े स्वार्थी वाले कमीशन है बिहार कमीशन, याद रखिएगा। इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो बिहार से ही रहेंगे मोस्टली। तो किस राज्य के से थे वो? बिहार से थे, याद रखिएगा भैया। चलिए देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और कहाँ से थे? बिहार से थे। कौन थे? हम देख ही चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है सर। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 52, 52 से 57 और 57 से 62 भारत के राष्ट्रपति रहे, जिसमें 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे और 1952 एवं 57 में वे क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो इसने ऑफिशियली पूछा है कि कब के बाद? 1950 के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे लगातार। ठीक है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। हमारा क्या काम है? सभी को याद करना। एक बार सभी से हम आंखों के सामने से ले जाएं लिस्ट को, तो थोड़ा बहुत हमको याद रह सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के चौथे जो राष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे, श्री वीवी गिरी। देखिए, भारत के व्यक्ति के अनुसार पूछा है, नंबर के अनुसार नहीं, व्यक्ति के अनुसार चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। यद्यपि कार्यकाल की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार रह चुके, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद 6वां नंबर आता है। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो श्री वीवी गिरी थे। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 6वां इनका नंबर था। कैसे? राजेंद्र प्रसाद रहे, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे, फिर जाकिर हुसैन रहे और फिर वीवी गिरी रहे। तो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति, देखिए एस्पिरेंट, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे? एन संजीव रेड्डी। कौन थे? एन संजीव रेड्डी। इनको तो याद है ना, अभी क्या पढ़ा था? वीवी गिरी 4th नंबर के थे। कौन से? 4th नंबर के। और एस राधाकृष्णन 2nd नंबर के। कौन से? 2nd नंबर के। ठीक है। देखिए, एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से यानी कि निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा भाई चीज़ों को। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 77 से लेकर 82 तक थी, 77 से 82। तो एन संजीव रेड्डी को याद रखिएगा, सर्वसम्मति से इनको चुना गया था, सबकी सहमति से। उसके बाद 100 सेंचुरी वाला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं। देखो, चीटिंग नहीं करनी है, आप मुझे बताएं बहुत ईमानदार है, लेकिन आप एक आंख से देख लेते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, एस राधाकृष्णन है, उसके बाद जाकिर हुसैन है या फिर नीलम संजीव रेड्डी। ये आंसर गलत है, आप मुझे बताओगे कि आंसर ठीक क्या है। 101 देखिए, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है और कूट का प्रयोग करना है। राष्ट्रपति और अवधि, फरुखुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। हमने अभी पढ़ा है कि एन संजीव रेड्डी के बारे में 77 से लेकर 82 तक था इनका। कब? 77 से लेकर 82 तक था। तो एक बी का लगा दीजिए 3, बी का 3 भाई, इन तीनों में है बी का 3, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी। हमने वीवी गिरी पढ़ा था जो चौथे नंबर के थे, वीवी गिरी पढ़ा था हमने जो चौथे नंबर के थे। तो क्या हो सकता है? तो इनका कार्यकाल था 69 से 74, 69 से 74। तो इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये है, सी है या डी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फरुखुद्दीन थे 1974 से 77। उसके बाद एन संजीव रेड्डी कितने थे? 77 से 82। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने थे? 67 से 69। उसके बाद डी यानी कि वीवी गिरी थे 69 से 74। ओके सर, चलिए देखिए, 74 से 77 एन संजीव रेड्डी, 77 से 82 जाकिर हुसैन, 67 से 69 वीवी गिरी, 69 से 74। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? बताइए। नीलम संजीव रेड्डी। बाकी सभी रहे। कौन उपराष्ट्रपति होने से पहले कौन राष्ट्रपति होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे, ये सीधे चुने गए थे। जबकि एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमण ये पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने। ठीक है, तीनों। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? बताइए। तो नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी,
एन संजीव रेड्डी के नाम बहुत सारे टैग हैं, कौन कौन से हैं बताइए। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि एकमात्र सर्वसम्मति से चुने जाने वाले यही थे संजीव रेड्डी, हमने देखा। उसके बाद इनका कार्यकाल भी देखा, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं ये भी हमने देखा। उसके बाद क्या देखा, ये सीधे राष्ट्रपति बने, उससे पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा इस नाम को। कब से कब तक रहे थे? 77 से 82 तक, याद रखिएगा। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये हैं आपके डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। एक प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद थे। उसके बाद भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे? तो ये थे वीवी गिरी। 4th नंबर वाले राष्ट्रपति हमारे वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे, याद रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे ये। कौन से? ट्रेड यूनियन आंदोलन के। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन, बताइए, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमारे सबके चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की जिनकी संज्ञा दी गई वो राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन। कब से कब तक? 11वें नंबर के थे व्यक्ति के अनुसार, और 2002 से 2007 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। कौन? भारत। कौन से नंबर के थे? याद रखिएगा 11वें नंबर के थे वो, 2002 से 7 तक। आगे चलिए, भारत के किन मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? बताइए। तो ये थे हमारे जस्टिस M हिदायतुल्ला। ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया। तो जितने भी राष्ट्रपति हैं, जो भी नाम है ना, इनको याद करके जाना। कुछ अलग डिफरेंट नहीं है, इनमें बहुत अलग हैं ये, क्योंकि जस्टिस M हिदायतुल्ला जो थे वो न्यायाधीश भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, और इसके राष्ट्रपति का कार्य के रूप में कार्य भी किया इन्होंने। ठीक है, 69 से 69 तक थोड़ा सा ही काम था लेकिन किया था। ये देखिए, निम्न में से कौन सा असंगत है? कौन से असंगत हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और कैसे असंगत हैं? क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं थे, जबकि ये सारे क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी सर। उसके बाद 109 क्या कह रहा? श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? कौन सा है? तो ये है आपका 12वां, जबकि 11वें कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वें नंबर के थे, और 12वें की कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन? प्रतिभा पाटिल, जो 2007 में चुनी गई थी। भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 का श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 14वां कार्यकाल था। कैसे? व्यक्ति की बात करें तो 12वां था, और कार्यकाल की बात करें तो 14th था। कैसे 14 है? क्योंकि एक बार तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 2 बार 3 बार रह चुके थे, और उसके बाद कौन? हमारे N संजीव रेड्डी भी 2 बार रह चुके थे। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कौन? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, याद रखिएगा। उसके बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो बिहार का राज्यपाल रह चुका है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, ये बिहार के राज्यपाल। उसके बाद निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? निम्न में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ये थे आपके वीवी गिरी। 4th नंबर वाले वीवी गिरी, याद रखिएगा। इन पर क्या आरोप था? राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? SM सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे ये।
1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियन ने। किसने? एडविन लुटियन ने। याद रखिएगा किसने किया था? एडविन लुटियन ने। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। किसमें? वायसराय हाउस में। किसमें? सरकारी आवास में। कौन थे पहले? राजगोपालाचारी। 1948 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। कितने क्वेश्चन थे? 112 क्वेश्चन थे और टाइम हमारी 45 मिनट्स हो चुकी हैं। बहुत बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक आशा है यहाँ पर आपका राष्ट्रपति फिनिश हो जाएंगे। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। जितने भी नाम हैं, नीलम संजीव रेड्डी है, वीवी गिरी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम हैं, प्रतिभा सिंह देवी पाटिल हैं, जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके क्रम और उनके व्यक्तिगत रूप से क्रम और उनके कालानुक्रम रूप से क्रम आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा आपको बस यहाँ पर हार्ड वर्क करना है। तो ध्यान रखिएगा अपना और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।